तो देवी और सज्जनों, मैं इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का वेबिनार माइंड एंड बॉडी, द रोल ऑफ न्यूट्रिशन एंड साइकोलॉजी इन कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिकवरी, जिसे 4बेस केयर के द्वारा कैंसर पेशेंट के लिए आयोजित किया गया है। मेरा नाम अदिति मुखर्जी है और मैं 4बेस केयर में पेशेंट केयर टीम में मैनेजर के रूप में काम करती हूँ। आज के इस वेबिनार की प्रस्तुति एवं मेजबानी मैं करूंगी। इस वेबिनार के स्पीकर्स डॉक्टर सौरभ कुमार मिश्रा, जो कि एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एसोसिएट प्रोफेसर है एम्स भुवनेश्वर ओडिशा में, मिस जयत्री मंडल, सीनियर ऑन्कोसाइकोलॉजिस्ट, एंड मिस हर्षा जोशी, एसोसिएट ऑन्को डाइटिशियन 4बेस केयर, आज हमारे साथ इस मंच पर मौजूद है। हमें विश्वास है कि इस ऑनलाइन इवेंट से कैंसर पेशेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी लाइफस्टाइल या डाइट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के डाउट्स को क्लियर करने का। अब इस वेबिनार की शुरुआत करते हुए मैं डॉक्टर सौरभ कुमार मिश्रा को आमंत्रित करना चाहूंगी। थैंक यू। थैंक यू सर। डॉक्टर मिश्रा एक प्रसिद्ध मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है और एम्स भुवनेश्वर में मेडिकल ऑन्कोलॉजी और हेमाटोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर है। वे पिछले 10 वर्षों से कैंसर रोगियों का इलाज कर रहे हैं और उन्हें 2021 में ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए टाइम्स हेल्थ आइकॉन से सम्मानित किया गया है। सर, आपका इस वेबिनार में स्वागत है। ओवर टू यू सर। थैंक यू। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तो मैं 4बेस केयर को और यहाँ पे उपस्थित सभी व्यक्तियों को आभार प्रकट करूंगा कि आपने मुझे आमंत्रण किया इस मीटिंग के लिए। तो कैंसर इलाज हम जो पेशेंट्स का जैसे करते हैं, तो इलाज होती है कैंसर पेशेंट्स का, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है प्रिवेंशन। क्या हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो उसमें डाइट का रोल आता है, उसमें माइंड, योगा, प्राणायाम, ये सब चीजें भी आती हैं। सिमिलरली जैसे ही हम कैंसर पेशेंट का इलाज करते हैं, उसमें भी हम कैसे डाइट खाएं जो कि हम ठीक से इलाज ले पाएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि इसके बाद के जो भी स्पीकर्स हैं, जो कि साइको ऑन्कोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, वो हमारे यहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों को इस पर ज्ञान दें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सौरभ कुमार मिश्रा सर, कैंसर के इलाज संबंधित जानकारी के लिए। डॉक्टर सौरभ कुमार मिश्रा जी से परामर्श लेने के लिए कृपया यहाँ संपर्क करें हमारे सेंट्रल नंबर +79 78 58 1250। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस जयत्री मंडल को। मिस जयत्री मंडल एक सीनियर ऑन्कोसाइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने MSc किया है हेल्थ साइकोलॉजी में और MPhil किया है ऑन्कोसाइकोलॉजी में। उन्होंने हजारों कैंसर पेशेंट के साथ काम किया है। वो हमें बताएंगे कि कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान अच्छे मानसिक स्वास्थ्य और लाइफ की पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए और इसके इम्पोर्टेंस क्या है। ओवर टू यू जयत्री। थैंक यू अदिति, इतने अच्छे से मुझे सबके साथ परिचय करवाने के लिए। सबको दोपहर की नमस्ते। मैं जयत्री 4बेस केयर की सीनियर साइको ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैं कैंसर पेशेंट्स और उनके देखभाल करने वालों के लिए कैंसर इलाज जब चल रहा है उसके दौरान भावनात्मक और सामाजिक चिंताओं से निपटने में मदद करती हूँ। आज की चर्चा शुरू करने से पहले हम साइको ऑन्कोलॉजी के बारे में संक्षेप में बातें करेंगे एक PPT के द्वारा। आज की चर्चा शुरू करने से पहले हम लोग बातें करेंगे कैंसर इलाज के दौरान साइको ऑन्कोलॉजिकल काउंसलिंग का जरूरत क्यों होता है और कैसे एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट काउंसलिंग करती है आप सबके साथ। हमारे समाज में हमेशा एक सोच है कि अगर आपका मानसिक संतुलन सही नहीं है, उसी टाइम पे ही आपको एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करवाने के लिए। पर आज
आप में से जितने सारे लोग हमारे यहाँ पे हो, उनमें से किसी का भी मानसिक संतुलन बिल्कुल भी खराब नहीं है। तो यहाँ पे सवाल आता है, कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान मुझे क्यों साइको ऑन्कोलॉजिकल काउंसलिंग करवाना चाहिए? क्योंकि इलाज के दौरान इंसान के मन पे कभी कभी बहुत ज्यादा तनाव तैयार होता है और उससे निपटना बहुत जरूरत है। इसके लिए हम लोगों को समझना है, अगर आप सही समय पे कैंसर इलाज के दौरान अपना तनाव को अगर कम करना चाहते हो, देन श्योरली आपको एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए और प्रॉपरली फॉलो अप में भी रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला सोच आता है इस समय पे पेशेंट्स के अंदर, वो है मेरे साथ ही क्यों कैंसर हुआ? क्योंकि कभी मेरा कोई बैड हैबिट्स पे नहीं था, कभी मैंने किसी का कुछ खराब भी नहीं किया, तो मुझे क्यों कैंसर हुआ? तनाव के कारण हम लोग देखते हैं पेशेंट्स का नींद बहुत खराब हो जाते हैं। पेशेंट्स कभी भी रात में बराबर से नहीं सो पाते हैं, कभी कभी साइड इफेक्ट्स के दौरान उनको रात में उठना पड़ता है, कभी कभी उनको बहुत खराब सपना आता है। इसके दौरान जो स्लीप साइकिल और स्लीप पैटर्न या साइड इफेक्ट के दौरान भी बहुत बिगड़ जाता है। पेशेंट्स के मन पे हमेशा बहुत ज्यादा गुस्सा और छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ापन होता है, कोई भी काम करने का मन भी नहीं होता है। हमेशा लगता है शायद मैं घर वालों के लिए एक बोझ बन चुकी हूँ, शायद सारे लोग हमेशा मेरे बारे में ही सोच रहे और मेरे बारे में ही समय दे रहे और अपना काम वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। इस समय पे हम लोग ये भी देखते हैं, इलाज के साइड इफेक्ट्स के कारण बहुत ज्यादा कभी कभी बॉडी इमेज या शारीरिक छवि में भी परिवर्तन होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, बाल झड़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलोपेशिया। कभी कभी त्वचा का रंग भी डार्क ब्राउन या ब्लैक होने लगता है, या स्किन डिस्कलरेशन भी होता है। सर्जरी के दौरान कभी कभी कुछ अंग भी निकालना ही भी पड़ता है। इसके दौरान जो नया रूप है उसको स्वीकार करना पेशेंट्स के लिए कभी भी इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए उससे भी पेशेंट्स को तनाव आ सकता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, कैंसर इलाज के दौरान अगर साइड इफेक्ट के कारण आपके शरीर में कुछ भी मानसिक तनाव हो रहा है, तो आपको जरूर एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ सलाह करना चाहिए। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे और कुछ तनाव के कारण के बारे में जानेंगे। पेशेंट्स के मन में हमेशा डर लगने लगता है, मैं डॉक्टर के पास से इतना ज्यादा इलाज करवा रही हूँ, मैं इतना दवाई खा रही हूँ, तो फिर भी अगर मुझे कैंसर दोबारा वापस आ गया तो मुझे इतना इलाज करवाने का क्या फायदा? हमेशा लगने लगता है नहीं, इतना इलाज करवाने के बाद भी असल में मुझे अच्छा कुछ नहीं होने वाला है और मेरा जो दर्द है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। इस समय हम लोग देखते हैं पेशेंट्स का जो सेल्फ रेस्पेक्ट या आत्मसम्मान कभी कभी बहुत कम हो जाता है। पेशेंट्स को हमेशा लगने लगता है, जैसे हम लोग पहले स्लाइड में बोल रहे थे, शायद मैं अभी घर वालों के लिए एक बोझ बन चुकी हूँ, सारे लोग बस मेरे बारे में सोच रहे हैं, मतलब मेरे लिए वो लोग कुछ भी काम नहीं कर पा रहे। हमेशा थकान आने लगता है, शारीरिक और मानसिक। इसके कारण हम लोग देखते हैं पेशेंट्स अपने आप को हमेशा घर के अंदर बंद करके रखना चाहते हैं, उनको बाहर जाने का भी मन नहीं होता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं पेशेंट्स पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, अपने जॉब छोड़ देते हैं, इवन अगर कोई बिजनेस है वहां पे भी रेगुलरली जाना छोड़ देते हैं। इसीलिए हम सबको ये समझना है, अगर आपके मन पे कोई भी तनाव आ रहा है कैंसर इलाज के दौरान, देन जरूर आपको एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर काउंसलिंग करवाना चाहिए। क्योंकि अगर आपके मन पे तनाव ज्यादा हो गया, हम लोग बहुत सारे केसेस में देखते हैं पेशेंट्स ऑन्कोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते और इलाज छोड़ने के लिए भी सोचते हैं कभी कभी। इसके लिए एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास काउंसलिंग करवाना कैंसर इलाज के दौरान बहुत जरूरत होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे और वहां पे बातें करेंगे, क्या एक साइकोलॉजिस्ट कौन से टेक्निक फॉलो करके पेशेंट्स के साथ काउंसलिंग करते हैं। अगर आप स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रेस थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर है जहाँ पे आप देखो कि 0 से लेके 10 तक है। 0 मतलब क्या है, 0 या 1 2 मतलब अभी मेरा पेशेंट्स का मन बहुत अच्छा है, कोई भी तनाव नहीं है, इतना कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, पेशेंट्स बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। आप जितना ऊपर जाओगे मतलब 8 9 या 10 मतलब अभी पेशेंट्स को तनाव का मात्रा बहुत ज्यादा है और पेशेंट्स बहुत टेंस्ड है, बहुत उदास है और कोई डर में भी है। इस समय पे एग्जैक्टली साइको ऑन्कोलॉजिस्ट यही काम करती है। अगर आपका मन अच्छा नहीं है तो बहुत सारे टेक्निक्स, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप हाइजीन और कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थेरेपी के द्वारा आपका जो मन अच्छा नहीं है उसको अच्छा करने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट, एक महिला, अगर उनको स्तन में अगर उनको कैंसर है, मतलब अगर उनको ब्रेस्ट कैंसर है और अगर वो हॉस्पिटलाइज्ड है इलाज करवाने के लिए, देन श्योरली उनके घर में पति को अपना बच्चों का देखभाल, अपना काम और इलाज के लिए जो भी चीजें जरूरत होता है वो सब कुछ इंतजाम करना अकेले में करना पड़ेगा। इसके दौरान कभी कभी हम लोग देखते हैं हस्बैंड वाइफ के दौरान कभी कभी बहुत ज्यादा तनाव हो सकता है, नॉट इवन दैट,
बच्चों के साथ मम्मी पापा का भी जो हेल्दी रिलेशनशिप है वो भी कभी कभी खराब हो सकता है। एज अ रिजल्ट द एंटायर फैमिली डायनामिक्स, जो परिवार का डायनामिक्स है, वो भी बहुत बिगड़ सकता है। इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं अगर आप कैंसर इलाज के अंदर हो तो हमारे लिए पेशेंट से नहीं उनके घर वालों को भी काउंसलिंग करवाना और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना इक्वली जरूरत होता है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के दौरान कभी कभी हम लोगों को पता चलता है पेशेंट्स के साथ साथ घर वालों को भी कुछ बातें सुनना पड़ रहा है समाज से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर पे कोई मरीज है तो आपको बच्चों को उनके पास नहीं भेजना है, शायद उनको भी कैंसर हो जाएगा। पेशेंट्स के साथ आपको एक प्लेट में खाना या एक वॉशरूम इस्तेमाल करना ये भी बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि शायद कैंसर स्प्रेड हो जाएगा। इस तरीके से अभी तक हमारे समाज में बहुत सारे गलत सोच है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के द्वारा अगर जब आप दिल खोल के बातें करते हो, अपने कंसर्न के बारे में काउंसलर को बताते हो, तो वो आपको सिखाते हैं क्या सही है और क्या गलत है हमारे समाज में जो भी सोच अभी तक चले आ रहे हैं। इस समय पे पेशेंट्स को और इवन घर वालों को भी कभी कभी बहुत ज्यादा क्रोध, गुस्सा या छोटी छोटी चीजों को लेकर चिड़चिड़ापन होता है। इस समय एक काउंसलर आपको सिखाते हैं कैसे आप आपका क्रोध और चिड़चिड़ापन को अपने वश में लाएंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगर मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे और तनाव कम करने की बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। आप सबको यहाँ पे हमेशा याद रखना है, अगर आपको कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान एक बेहतर स्वास्थ्य चाहिए तो हमेशा आपको आपका मन को शांत रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से जितने सारे लोगों के साथ मैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कंडक्ट कर चुकी हूँ, जो फर्स्ट टेक्निक के बारे में मैं खुद बात करती हूँ वो है माइंडफुलनेस ब्रीदिंग। माइंडफुलनेस ब्रीदिंग क्या होता है? एक बहुत सिंपल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स होता है जिसके द्वारा आपका जो तनाव है वो बहुत हद तक कम हो सकता है ऑन अ डेली बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये कैसे करना है आप कहीं पे भी कर सकते हो, सुबह, शाम या दोपहर। आपको बस सिंपली अपने नाक से गहरी सांस लेना है और मुंह से आपको धीरे से वही वाला सांस छोड़ना है। आप इसको दिन पे 2 या 3 बार आप कर सकते हो, जब भी आपको समय हो, जब भी आपको करने का मन हो। इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी आप सबको, आप लोग प्लीज हमारे प्रेजेंटेशन के बाद यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप जाके टेक्स्ट कर सकते हो। उससे भी ज्यादा एक और इम्पोर्टेंट है, आपको आपका इमोशनल वेंटिलेशन करना है। मतलब अगर आपके परिवार में ऐसा कोई है जिसके साथ आप बहुत करीब हो, आप बहुत नजदीक हो, या कोई दोस्त है जिसके साथ आप दिल खोल के सारे बात कर सकते हो, वहां पे आपके दिल पे जो भी दुख, दर्द या कोई टेंशन है, सब कुछ आपको विदाउट हेजिटेशन आपको बात करना है। अगर आपके पास कोई साइकोलॉजिस्ट है, अगर आपके दिल पे जो है उसको आपको दिल खोल के आपको शेयर करना है, क्योंकि जब भी हम दिल खोल के कोई भी बात शेयर करते हैं किसी और के साथ, उस समय भी हमारे जो तनाव है वो बहुत कम हो जाता है। हम लोगों को दूसरे आदमी से भी उनका एक पर्सपेक्टिव मिलता है, जिसके द्वारा जो हमारे नकारात्मक विचार है कैंसर इलाज के दौरान, उसको पॉजिटिव होने में भी बहुत हद तक मदद हो सकता है। अभी हम लोग टेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। हम सबको यहाँ पे जानना है, अगर आपके कोई भी तनाव है कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान, उस समय पे शारीरिक तरीके से अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो, फॉर एग्जाम्पल सिंपल डेली वॉकिंग अगर आप कर सकते हो दिन में 30 मिनट, मतलब सुबह 15 मिनट और शाम को या रात को खाने के बाद 15 मिनट, तो नॉट ओनली दैट आपका मन अच्छा होगा, बट आपका जो शारीरिक ऊर्जा वो भी बहुत हद तक बढ़ जाता है। यहाँ पे आपको हमेशा देखना है डॉक्टर्स का गाइडलाइन क्या है। अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो शायद आपको आपके ऑन्कोलॉजिस्ट बोल सकते हैं नहीं, आपको बाहर नहीं जाना है चलने के लिए, तो घर के अंदर अगर आपकी कोई टेरेस है या घर के अंदर भी अगर कोई जगह है, देन श्योरली विदाउट एनी हेजिटेशन आपको वॉकिंग का अभ्यास करना है सुबह एंड शाम को या रात को, जब भी आपके पास समय और आपका मन हो। इस समय पे सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोना मतलब रात में सोना, रात की नींद हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको याद रखना है। कभी कभी हम लोग देखते हैं ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट्स का जो नींद है, उसका जो साइकिल है, अच्छे से नींद नहीं आता है, कभी कभी साइड इफेक्ट्स के कारण, कभी कभी तनाव के कारण। एक टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर स्लीप साइकिल शेड्यूल मेंटेनिंग, एंड नंबर 2 इज स्लीप हाइजीन। ये जो 2 टेक्निक है, इसको इस्तेमाल करके आपको आपके साइकोलॉजिस्ट या आपके थेरेपिस्ट आपको सिखाते हैं इलाज के दौरान आप कैसे रात में आराम से 7 से 8 घंटा सो सकते हो। इसके साथ साथ आपको हमेशा याद रखना है सबको, क्या दोपहर में या सुबह कभी भी आपको 1.5 घंटा या 2 घंटे से ज्यादा आपको कभी नहीं सोना है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। कैंसर इलाज के दौरान कभी कभी हम लोग देखते हैं अगर पेशेंट्स घर में अकेले हैं, अगर उनके पास अभी परिवार के कोई नहीं है, कभी कभी बहुत कुछ सोच, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ही क्यों कैंसर हुआ, अगर इस समय पे मेरे साथ कुछ खराब हो गया, अगर मैं कभी नहीं ठीक हो पाई, ये सारे पैनिक अटैक्स कभी कभी आते हैं पेशेंट्स के दौरान। तो यहाँ पे एक सिंपल टेक्निक है जिसको हम लोग साइकोलॉजी में बोलते हैं 3-3-3 टेक्निक, जिसके दौरान अगर आपके मन पे या आपके दिल पे कोई भी खराब टेंशन है,
उसको आप कैसे पॉजिटिव में लेके आओगे या फिर आप कैसे आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करोगे, उसके बारे में हम लोग इसके द्वारा मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी क्या करना है आपको, आपके चारों ओर 3 चीजों को देखना है और उसका नाम आपको मुंह से बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे सामने है मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल फोन और प्रोबेबली मेरा वाटर बॉटल। तो आंख इस्तेमाल करके मुझे जो ये 3 चीजें उसको देखना है। नंबर 2, आपको 3 आवाज सुनना है जो आपके आसपास में है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके आसपास शायद कोई गाड़ी जा रहा है या कोई फैन घूम रहा है। 3 आवाज आपको कानों से सुनना है एंड उसके बाद अपने शरीर के 3 अलग अलग हिस्से आपको हिलाना है। आप घर के अंदर वॉकिंग भी कर सकते हो, आप थोड़ा सा हैंड या आपका जो शोल्डर है आप उसको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आप सबको यहाँ पे समझने के लिए, अगर कोई भी सोच है जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, वहां से उसी नेगेटिव सोच से मुझे अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है। और कैसे करना है, अगर मैं अपना आंख, मेरा कान और मेरा फिजिकल मूवमेंट में अगर हम थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे, देन इमीडिएटली जो मेरा माइंड है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफर हो सकता है। आपको हमेशा याद रखना है, घर के अंदर अगर आप किसी के साथ भी कोई इंडोर गेम्स खेल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल चेस, लूडो, जो भी है, अगर आप खेलेंगे तो आपका समय भी घर के अंदर बहुत अच्छे से चला जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। ये स्लाइड मैंने बनाया है घर वालों के लिए जो कैंसर पेशेंट्स के लिए 24 घंटा आप लोग रहते हो उनका देखभाल करने के लिए, क्योंकि हम लोग अपने घर वालों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अगर किसी का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। इसके कारण कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा मदद करने के लिए कोशिश करते हैं पेशेंट्स को। पर यहाँ पे हम लोग को सोचना है, अगर डॉक्टर पेशेंट्स को अलाउ कर रहे हैं काम करने के लिए, अगर पेशेंट्स के अंदर ताकत है और अगर उनको करने का मन है, तो यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है आप प्रोएक्टिव होके पेशेंट्स को आप मदद करो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर हम पेशेंट्स को बहुत ज्यादा मदद करते हैं तो पेशेंट्स को डर लगने लगता है, क्या मेरा तबीयत इतना खराब हो गया है, क्या मुझे किसी के पास से थोड़ा सा भी मदद लेके छोटे छोटे काम करना पड़ेगा, क्या मेरा खुद का काम जो है कपड़ा पहनना या कपड़ा फोल्ड करना, उतना काम भी मैं खुद नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपके घर पे कोई पेशेंट्स है और अगर उनके अंदर ताकत है, अगर डॉक्टर्स उनको अलाउ कर रहे हैं, तो आप उनको सारे काम खुद करने के लिए मोटिवेट कीजिए। आपको कभी प्रोएक्टिवली उनको हेल्प नहीं करना है। आप उनको हमेशा बोल सकते हो चेयर में बैठे आप कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। गाना सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय हम अपने आप का कान को इस्तेमाल करते हैं जो बहुत जरूरत होता है। अगर कोई इंडोर गेम्स है आप खेल सकते हो। यहाँ पे काउंसलिंग सेशन के दौरान मैं कभी कभी पेशेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग लिखने के लिए कोशिश करो। सवाल आता है हम क्या लिखेंगे और क्यों लिखेंगे। क्या लिखना है, यहाँ पे मैं अपना खुद का नाम, अपना खुद का पता, आज का तारीख क्या है और मेरा खुद का डेट ऑफ बर्थ क्या है और मेरे परिवार में कौन कौन है, इतने सारे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन भी मैं लिख सकती हूँ। इसमें क्या फायदा होगा, आपका मोटर एक्टिविटीज बहुत बढ़ेगा और आपका जो ब्रेन है, जो आपके दिमाग है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट डे अगर आप लिखने के लिए कोशिश करो एक डायरी में, हो सकता है आपको कोई स्ट्रेंथ ना आ जाए, इसके कारण आपका जो हैंड राइटिंग हो वो बहुत खराब हो जाए। पर अगर आप कंटिन्यूअसली कोशिश करोगे, डे 1, डे 2 से लेके डे 7, आपको खुद समझ में आ जाएगा धीरे धीरे विद इन 1 वीक आपका हैंड राइटिंग कितना अच्छा हो चुका है। ये जो स्मॉल टेक्निक है हम लोग हमेशा देखते हैं काउंसलिंग के दौरान, ये छोटे से टेक्निक भी कभी कभी पेशेंट्स का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे, यहाँ पे मैंने पेंटिंग का पिक्चर डाला है। हमारे यहाँ पे एक लंग कैंसर के पेशेंट है जिन्होंने अपना कीमोथेरेपी चलने के दौरान उन्होंने बेड में बैठे बैठे ये पेंटिंग बनाया था। इसका मतलब है, अगर आपके पास कोई हॉबीज है जो आपको बहुत खुश करता है या आपको खुश रखने के लिए मदद करता है, तो हमेशा आपको उसको करना चाहिए। क्योंकि कैंसर के दौरान कभी कभी आप शायद घर में थोड़ा सा ज्यादा समय रहते हो आपके इलाज के दौरान। अगर आपको कपड़ा फोल्ड करना आता है, खुद का कपड़ा, अगर आपके घर पे कोई छोटे छोटे पेड़ या पौधे हैं, अगर आपको खुद का बेडशीट या पिलो कवर अगर आपको फोल्ड करना है, या रसोई में फॉर एग्जाम्पल रोटी बनाना, आटा गूंदना या रोटी बेलना या सब्जी साफ करना, ये सारे छोटे छोटे काम अगर आप कर सकते हो और अगर आप करना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली दोनों डायमेंशन से ही आपको एंगेज रखता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। ये स्लाइड है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कैंसर के पेशेंट्स का घर वाले हो, मतलब जो लोग कैंसर के जो मरीज हैं उनका देखभाल करते हो 24 घंटा। यहाँ पे जब हम लोग कोई भी पेशेंट्स का देखभाल करते हैं तो यहाँ पे हम लोग अपना देखभाल करना भूल जाते हैं। पर यहाँ पे आप सबको याद रखना है, अगर आप पेशेंट्स के लिए 100% अपना एफर्ट देना चाहते हो तो पहले आपको अपना शरीर और मन दोनों का ही
पर्टिकुलरली ख्याल रखना पड़ेगा, वरना साइकोलॉजी में हम लोग बोलते हैं बर्नआउट। बर्नआउट क्या होता है? अगर पेशेंट बहुत ज्यादा समय कोई भी घर वाले उनके पेशेंट्स के साथ बिताता है और अपना बिल्कुल भी देखभाल नहीं करता है, उस समय पे पेशेंट्स को, उस समय पे घर वालों को चिड़चिड़ापन हो सकता है, कभी कभी थकावट महसूस हो सकता है, कभी कभी लग सकता है नहीं मुझे किसी के साथ बात भी नहीं करना है, मुझे बस जो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट्स का देखभाल करना, मुझे उसके ऊपर ही ध्यान देना है। पर ये चीज कभी भी सही नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको बस प्रतिदिन अपने लिए 20 मिनट्स रखना है, जो बस आपके खुद के लिए होगा। वहां पे आप रोज 20 मिनट्स आप टहलने के लिए बाहर जा सकते हो। आपको हमेशा 6 घंटे के लिए आपको नींद चाहिए। कभी अगर आपको मन चाहे आप छोटा सा अपने लिए छोटा छोटा शॉपिंग भी कर सकते हो, या बाजार जा सकते हो। अगर आप किसी भी दोस्त के साथ कुछ नजदीक हो या करीब हो, आप उनके साथ वीडियो कॉल में पर्टिकुलरली बातें करने के लिए कोशिश करो। ये सब कुछ जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स है उनके परिवार वालों के लिए बहुत अच्छा हम लोगों ने पाया है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है उनका केयर गिवर्स बर्नआउट को मैनेज करने के लिए। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। आज हम लोगों का लास्ट स्लाइड है साइको ऑन्कोलॉजी काउंसलिंग का जो इंपॉर्टेंस है उसको समझाने के लिए आप सबके लिए। यहाँ पे मैं बहुत ब्रीफली मैं आप सबको एक्सप्लेन करूंगी एग्जैक्टली अगर आप साइको ऑन्कोलॉजिकल काउंसलिंग अगर आप करवाएंगे, अगर आप कोई भी साइकोलॉजिस्ट के पास कैंसर के इलाज के दौरान हमेशा फॉलोअप में रहेंगे तो आपको क्या क्या मदद मिल सकता है और आपको क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बॉडी इमेज इश्यूज। पहला स्लाइड में ही हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, कैंसर इलाज के दौरान साइड इफेक्ट के लिए कभी कभी मेल एंड फीमेल दोनों के ही शरीर में बहुत कुछ चेंजेस आता है। वही जो चेंजेस होता है कभी कभी अगर आप सही तरीके से अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो आप आइसोलेट हो जाते हो। आपको हमेशा लगता नहीं हम घर पे अपने आप को बंद करके रखेंगे। ये जो तनाव है बाद में जाके हो सकता है ये सीवियर डिप्रेशन या एंजाइटी भी हो सकता है। इससे आप कैसे बाहर आओगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थेरेपी, या बहुत कुछ टेक्निक्स होते हैं साइकोलॉजिकल, उसको इस्तेमाल करके एक साइकोलॉजिस्ट आपको हमेशा आपको मदद करते हैं सो दैट आप अपने आप को सही तरीके से स्वीकार कर पाएंगे। दूसरा जो बात है वो है केयर गिवर्स बर्नआउट। एक फैमिली मेंबर कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान कैसे अपने आप का जो मन है उसको सही दिशा में लेके जाएगा, कैसे वो अपना तनाव को कम कर सकते हैं, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये सब उनको सिखाते हैं एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट काउंसलिंग सेशन के दौरान। हम लोग कभी कभी देखते हैं सेशन के दौरान पेशेंट्स को इलाज करने के बाद उनको लगता है नहीं शायद तो अभी मेरा इलाज हो गया है तो अभी मुझे फॉलोअप जाने का कोई जरूरत नहीं है। अब तो वो लोग कभी कभी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ना जाके अगर कोई बाबा या पीर है वहां पे इलाज के लिए चले जाते हैं। इसके दौरान उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनका जो कैंसर के ट्रीटमेंट सब कुछ बंद हो जाता है और उनका जो ओवरऑल प्रोग्नोसिस ही हम लोग देखते हैं बिल्कुल भी खराब हो जाता है। तो एक साइकोलॉजिस्ट आपका जो सोच है, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, उसको बिल्कुल भी हर्ट ना करके भी आपके लिए क्या सही है, कब सही और क्यों सही है, इसको सिखाते हैं काउंसलिंग सेशन के दौरान। ओवरऑल आप लोगों की जो जीवन की गुणवत्ता, मतलब जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो बहुत हद तक मेंटेन हो सकता है अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास हमेशा काउंसलिंग के लिए आप जाएंगे और बराबर से जैसे आप एक डॉक्टर के पास फॉलोअप में जाते हो उसी तरीके से अगर आप इनके पास भी फॉलोअप में जा सकते हो। यहाँ पे वेरी रिसेंटली इसी साल हम लोगों ने एक आर्टिकल हम लोगों ने एक काम किया था उसके ऊपर, जहाँ पे हम लोगों ने पाया है अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास प्रॉपरली काउंसलिंग करवाएंगे, अगर आप वहाँ पे फॉलोअप में भी रहेंगे, हम लोगों ने देखा है 1 महीने के अंदर, बस 1 महीने के अंदर ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा साइकोलॉजिस्ट के सपोर्ट मिलने के बाद बहुत सारे पेशेंट्स का अराउंड 26% पेशेंट्स का जो डिस्ट्रेस लेवल है वो बहुत हद तक कम हो चुका है। सो यहाँ पे ही मैं अपना जो प्रेजेंटेशन है इसको खत्म करती हूँ। इन द कंक्लूजन में हमेशा आप सबको बोलना चाहती हूँ, जब भी आप इलाज करवा रहे हो आपके लिए मानसिक स्वास्थ्य उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका शारीरिक स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है कैंसर इलाज के दौरान। सो हमेशा आप जैसे एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आप जा रहे हो अपना ट्रीटमेंट या इलाज करवाने के लिए, सेम तरीके से आपका मानसिक तनाव को भी सही रखने के लिए आपको एक साइकोलॉजिस्ट के पास भी काउंसलिंग करना चाहिए और वहाँ पे फॉलोअप भी करवाना चाहिए। थैंक यू एवरीवन। कैंसर के इलाज के दौरान ऑन्कोसाइकोलॉजी के इम्पोर्टेंस को इतनी अच्छी तरह से समझाने के लिए जयत्री का धन्यवाद। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस हर्षा जोशी का। मिस हर्षा जोशी एक ऑन्कोडाइटेशियन है। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है फूड सर्विस मैनेजमेंट एंड डायटेटिक्स में। उन्होंने गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन किया है फंक्शनल फूड एंड न्यूट्रिश्यूटिकल्स में और वे एक
वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी हैं। अभी तक उन्होंने करीब 700 से अधिक पेशेंट को कंसल्ट की है 4 बेस केयर में। ओवर टू यू हर्षा। इतने अच्छे परिचय के लिए धन्यवाद अदिति जी। सबको मेरी नमस्कार। मैं हर्षा, 4 बेस केयर की एसोसिएट ऑन्को डायटीशियन। मैं कैंसर देखभाल के दौरान आहार प्रबंधन में मदद करती हूँ। आज मैं यह दिखाने जा रही हूँ कि कैंसर की यात्रा के दौरान आहार कितना महत्वपूर्ण है। चलो शुरू करते हैं। आपके अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक से शुरू करना चाहती हूँ। पहले, स्वास्थ्य क्या है? हम सभी जानते हैं स्वास्थ्य का अर्थ है मजबूत और रोग मुक्त होना। पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति, न कि केवल बीमारी और दुर्बलता की अनुपस्थिति के रूप में डिफाइन किया गया है। और आहार स्वास्थ्य में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। संतुलित आहार क्या है? एक संतुलित आहार, अ बैलेंस्ड डाइट, वह है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ इतनी क्वांटिटी और प्रोपोर्शन में शामिल होते हैं ताकि कैलोरी, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन और अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता पर्याप्त रूप से पूरी हो सके और दुबलेपन का सामना करने के लिए मदद कर सके। इसके अलावा बैलेंस डाइट में बायोएक्टिव फाइटोकेमिकल जैसे डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और अन्य न्यूट्रास्यूटिकल्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, जिनके पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। संतुलित आहार हमारी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरी कर सकती है, फाइटोकेमिकल्स प्रदान कर सकती है, डिजेनरेटिव डिसीजेस को रोकती है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और तनाव से निपटने में मदद करती है। इस प्रकार बैलेंस डाइट हमारी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देती है। स्वास्थ्य भोजन क्या है? स्वास्थ्य भोजन वो है जो सब्जियां, फलें और दाल से भरपूर है। स्वास्थ्य भोजन सूचकांक, अ हेल्दी ईटिंग इंडेक्स, यह मेजर करने का एक उपाय है कि कोई आहार या आहार संबंधी गाइडलाइन से, रिकमेंडेशन से कितना सिमिलर होती है। यहाँ पे दिए गए फूड पिरामिड को आप देख सकते हैं, जहाँ बैलेंस डाइट के आधार के रूप में यह ICMR ने फूड पिरामिड का सुझाव दिया। माई पिरामिड लोगों को उनकी दैनिक शारीरिक गतिविधि के साथ संतुलन बनाने के लिए उनके लिए सही भोजन और मात्रा चुनने में मदद करने की एक योजना है। माई पिरामिड किसी भी स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए है जिसकी उम्र 2 वर्ष से अधिक है। माई पिरामिड में यह सुझाव मिलता है कि हमें सक्रिय रहना चाहिए, मतलब फिट रहना चाहिए। फिट रहने के लिए हर रोज हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी होगी। अनुपात में सोचना चाहिए। खाद्य समूह बैंड चौड़ाई में भिन्न होते हैं, जो कंज्यूमर्स को दूसरों की तुलना में कुछ प्रकार के खाद्य पदार्थ अधिक खाने की याद दिलाते हैं। संयम, मानसिकता और रोज के खान पान की आदत बनाए रखना है। फूड को कस्टमाइज करना चाहिए। माई पिरामिड बच्चों और शाकाहारियों के लिए भी उपलब्ध है। इसकी उपयोग व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है। हमें धीरे धीरे सुधारना चाहिए। स्वास्थ्य, खान पान और रहन सहन की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। छोटे छोटे कदमों से बड़े फायदे होते हैं। आइए अब जानते हैं कार्यात्मक खाद्य पदार्थों के बारे में। फंक्शनल फूड्स को असामान्य आहार के हिस्से के रूप में नियमित खाद्य पदार्थों के रूप में लिया जाता है, न कि डोज के रूप में। ये जो बेसिक पोषण कार्यों से परे शारीरिक लाभ प्रोवाइड करते हैं। वे गोलियां या कैप्सूल नहीं है, बल्कि सामान्य भोजन का हिस्सा है। कैंसर में फंक्शनल फूड की कई सारी प्रभाव होती है। पहला प्रभाव, जीवनारोधी प्रभाव। एंटीबैक्टीरियल प्रभाव सबसे ज्यादा प्रोबायोटिक्स में देखने को मिलता है। प्रोबायोटिक्स टॉक्सिक बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ को रोककर इंटेस्टाइन का स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। लगाव स्थलों और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करके ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया गैर लाभकारी जीवों के स्प्रेडिंग को रोकते हैं। लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरिया भी ऑर्गेनिक एसिड का उत्पादन करते हैं, जो इंटेस्टाइन के पीएच को कम करते हैं और पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। मोस्ट कॉमन प्रोबायोटिक फूड, दही जैसे फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स में जीवित बैक्टीरिया होती है जो कैंसर को रोकती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव। एंटीऑक्सीडेंट शरीर की सेल से फ्री रेडिकल्स को हटाते हैं और ऑक्सीडेशन से होने वाले नुकसान को रोकते या कम करते हैं। आहार संबंधी एंटीऑक्सीडेंट पोषक तत्व या गैर पोषक तत्व हो सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में पहचाने जाने वाले कुछ आहार घटक हैं बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, सी और नियासिन, रिबोफ्लेविन और सल्फर युक्त अमीनो एसिड भी है। अवरुद्ध करने या दबाने का प्रभाव। खाद्य पदार्थों में अन्य रसायन भी होते हैं जो पोटेंशियल टॉक्सिक एजेंट्स और कार्सिनोजेंस को अलग करने और उनकी एक्टिविटीज को दबाकर टारगेटेड टिश्यूज तक पहुंचने से रोकते हैं। फ्लेवोनॉइड्स भी एक ऐसा फाइटोकेमिकल है जो विटामिन सी की इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं और एलर्जी, अल्सर, ट्यूमर और प्लेटलेट एग्रीगेशन के खिलाफ भी कार्य कर सकते हैं। सूजन रोधी प्रभाव। सूजन रोधी किसी पदार्थ या उपचार का वह गुण है जो इन्फ्लेमेशन या सूजन को कम करते हैं।
अदरक में मौजूद मोनोटर्पिन, सिस्क्यूटर्पिन और जिंजरॉल ईकोसेनॉइड सिंथेसिस के मॉड्यूलेशन को बढ़ाकर सूजन रोधी क्रिया करते हैं। दालचीनी में भी सूजन रोधी गतिविधि होती है। डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट, विषाक्त पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन 2 चरण तंत्र के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और जिन खाद्य पदार्थों में ऐसे डिटॉक्सिफाइंग बेनिफिट्स होते हैं वे है पत्ता गोभी, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, हरी मिर्च और हरी और काली चाय। डाइजेस्टिव और उसके रिलेटेड इफेक्ट्स, स्पाइसेस आमतौर पर लार, एसिड सेक्रेशन और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को उत्तेजित करते हैं। अजवाइन इंडाइजेशन के लिए एक घरेलू उपाय है। पेट फूलने की समस्या से निपटने के लिए सौंफ या सौंफ के बीज और अदरक का उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग पेट दर्द में भी किया जाता है। हिंग का भी ऐसा ही एक प्रभाव होती है और लौंग में भी एंटी फ्लैटुलेंट और डिवॉर्मिंग गुण होती है। नॉर्मली डिसेंट्री के इलाज में मेथी का उपयोग चांच में किया जाता है। इसके अलावा कई ज्यादा इफेक्ट्स है, जैसे कि हाइपोकोलेस्ट्रोलमिक इफेक्ट जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट जो हमारी ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करती है और इम्यूनोपोटेंशिएटिंग इफेक्ट जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में और इम्यूनिटी को बनाए रखने में मदद करती है। इस प्रकार भोजन के पोषक के अलावा कई सारे इफेक्ट्स है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जानने वाले हैं कैसे आहार संबंधी कारक जो कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं। खाद्य पदार्थ सीधे कैंसरकारी होने के कारण कैंसर का कारण बन सकते हैं या तो पकाने से कार्सिनोजन उसमें उत्पन्न हो सकते हैं। मांस, स्पेशली लाल मांस का सेवन डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के खतरे से पॉजिटिव रूप से जुड़ा हुआ है। लाल मांस और प्रोसेस्ड मांस के सेवन से कोलन कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। ऊर्जा संतुलन, हमारी एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए। फिजिकल इनएक्टिविटी, उच्च ऊर्जा सेवन और बड़े बॉडी मास पुरुषों और महिलाओं में कोलन कैंसर के विकास के बढ़ते रिस्क से जुड़ा हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर में मेनोपाशुअल महिलाओं में वजन बढ़ने और कमर या कुल्हे के अनुपात में वृद्धि के साथ एक पॉजिटिव संबंध देखा जाता है। हम शुगर को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, बट साधारण शर्करा का सेवन कोलोरेक्टल कैंसर से संबंधित हो सकता है और अत्यधिक स्टार्ची खाद्य पदार्थ खाने से गैस्ट्रिक कैंसर का कारण भी बन सकते हैं। सैचुरेटेड फैट के अधिक सेवन से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और यह कोलोरेक्टल कैंसर से भी संबंधित हो सकता है। कुछ विटामिन और मिनरल्स की कमी से कैंसर हो सकता है। फोलिक एसिड और विटामिन ए और सी की कमी से सर्विकल डिस्प्लेसिया और सर्विकल कैंसर के विकास से जुड़ी हुई है। हम सभी जानते हैं कि शराब कितनी खतरनाक है और महामारी विज्ञान के अध्ययन से संकेत मिलता है कि शराब की कार्सिनोजेनेसिस आकस्मिक भूमिका होती है, विशेष रूप में मुंह, गले, स्तन, फेरिंग्स और ईसोफेगस के कैंसर के लिए। तंबाकू और तंबाकू के स्मोक में नाइट्रोसामाइन मौजूद होते हैं। ये शक्तिशाली कार्सिनोजन और नासोफेरिंजियल पेट और कोलोरेक्टल कैंसर का कारण बन सकते हैं। अनाज और मूंगफली पर उगने वाले कवक लिवर कैंसर का कारण बन सकते हैं, उसको एफ्लाटॉक्सिन बोलते हैं। आइए अब अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने के लिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। कैंसर और स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव। नियोप्लास्टिक रोग आमतौर पर 3 बेसिक प्रणालीगत प्रभावों से जुड़ा होती है। एनोरेक्सिया, हाइपरमेटाबॉलिक स्टेज और नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, जो अक्सर बढ़ते वजन घटाने के साथ होता है। मेटाबॉलिज्म में असामान्यताएं, अत्यधिक वजन घटाने और कमजोरी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में अबनॉर्मलिटीज के कारण होती है, जिसमें कैंसर रोगी कार्बोहाइड्रेट से स्किलफुली ग्लूकोज का उत्पादन नहीं कर पाते हैं और इसके बजाय अपने स्वयं के टिश्यू प्रोटीन को यूज करते हैं और इसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। ए मेटाबॉलिज्म संबंधी अबनॉर्मलिटीज पर्याप्त ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करने के बावजूद दुबले शरीर का वजन बढ़ाने या स्वास्थ्य शरीर के वजन को बनाए रखने में अनसक्सेसफुल हो सकती है। एनोरेक्सिया, मैलिग्नेंट ट्यूमर के प्रणालीगत प्रभाव के कारण भूख में कमी हो सकती है। यह अक्सर थकान, दर्द, भय, स्ट्रेस, सेप्सिस से इंटेंस हो सकता है या सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी और अन्य दवा उपचार जैसे उपचारों के रिजल्ट विकसित हो सकता है। एनोरेक्सिया से वजन घटता है और मालन्यूट्रिशन हो सकता है। बर्बादी, कैंसर से जुड़ी बर्बादी में कई कारक भूमिका निभाते नजर आते हैं। इसमें खराब भूख, त्वरित और असामान्य मेटाबॉलिज्म और ट्यूमर के विकास को सपोर्ट देने के लिए पोषक तत्वों के डिमांड अधिक होने पर ऊर्जा और पोषक तत्वों की कम आपूर्ति हो सकती है। कुआशोषण, माल अब्जॉर्प्शन, यह ब्लाइंड लूप सिंड्रोम के कारण हो सकता है। ऊपरी स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की एक्सेसिव ग्रोथ के रिजल्ट स्टेटोरिया मतलब फैटी स्टूल और विटामिन B12 की कमी हो सकती है। डायरिया और स्टेटोरिया के साथ साथ प्रोटीन की हानि भी होती है।
और इसकी वजह से भी वेट लॉस होती है। स्वाद और भूख में बदलाव, ये साइकोसोमैटिक कारकों, भय, दर्द और दवाओं के दुष्प्रभावों के कारण हो सकते हैं। कीमोथेरेपी या सिर और गर्दन के रेडियोथेरेपी से स्वाद अंधापन और नमक, मीठा, खट्टा या कड़वा के मूल स्वाद को अलग करने में असमर्थता हो सकती है, जिसके रिजल्ट भोजन के प्रति अरुचि डेवलप हो सकती है। इन समस्याओं के अलावा और भी प्रॉब्लम्स हैं जो कैंसर के दौरान हो सकती है, जैसे कि अनीमिया, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जिसके वजह से डिहाइड्रेशन होती है, भोजन के प्रति सी की अरुचि, हाइपरक्लिस्मिया और ऑस्टियोमलेशिया। पर इस सब को सामना करने के लिए बैलेंस डाइट और पर्सनलाइज्ड डाइट की जरूरत होती है। इसमें आपके डाइटिशियंस आपको मदद कर सकते हैं, आपके इश्यूज को समझकर आपके डाइट को पर्सनलाइज करेंगे और इन सब समस्याओं को मैनेज करने में आपके हेल्प करेंगे। सो फार कैंसर का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है यह तो हमने समझ लिया। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं कैंसर का इलाज और दुष्प्रभाव के बारे में जानने के। कैंसर के उपचार शरीर में कैंसर सेल्स को टारगेट करके और डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और सर्जरी जैसे कैंसर ट्रीटमेंट्स के विभिन्न दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी पेशेंट्स को इन साइड इफेक्ट्स का अनुभव नहीं होता है और दुष्प्रभावों का सीवियरिटी व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न हो सकती है। यहाँ विभिन्न कैंसर का उपचारों से जुड़ कुछ समस्याएं बताने वाले। मतली और उल्टी, भूख न लगना, कब्ज या दस्त, मुंह पे छाले, अल्सर, थकान, बुखार, गले में खराश, शोषक मुंह, वजन कम होना और निगलने में कठिनाई। ये साइड इफेक्ट्स माल न्यूट्रिशन को जन्म देते हैं और उपचार के दौरान माल न्यूट्रिशन से नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन का खतरा बढ़ना, ट्रीटमेंट टॉक्सिसिटी, स्वास्थ्य देखभाल लागत में वृद्धि और उपचार के प्रति प्रतिक्रिया में कमी, जीवन की गुणवत्ता और जीवन प्रत्याशा। इसके अलावा कोमॉर्बिडिटीज की इफेक्ट और बाहरी कारक भी की जो कैंसर के इलाज के दौरान डिफिकल्टीज को बढ़ा सकती है। आइए इन्हें कैसे मैनेज किया जा सके यह समझने के लिए अगली स्लाइड पर जाएं। दुष्प्रभाव प्रबंधन। कुछ ट्यूमर शरीर के कुछ पोषक तत्वों के उपयोग के तरीके को बदल देते हैं। ऐसा लग सकता है कि पेशेंट पर्याप्त भोजन कर रहा है, लेकिन शरीर भोजन से सभी पोषक तत्वों को ऑब्जर्व करने में सक्षम नहीं हो सकता है। दुष्प्रभावों के लिए आहार संबंधी कुछ टिप्स लाई हूँ। पहला पॉइंट, पीने के पानी में इलायची, लौंग और दालचीनी जैसे मसालों को शामिल करके भूख न लगने की समस्या के इलाज किए जा सकते हैं। साधारण अदरक की चाय से मतली और उल्टी को मैनेज कर सकते हैं। शोषक मुंह का इलाज सुगंधित पानी को बार बार सिप करने से किया जा सकता है। काली पेट 150 ml नारियल का दूध लेने से मुंह या गले का घावों का इलाज किया जा सकता है और भोजन की स्थिरता में परिवर्तन करके निगलने में जो कठिनाई है उसको मैनेज कर सकते हैं। रात के खाने के बाद नियमित रूप से 1 चम्मच अलसी का दाना खाने से कब्ज का इलाज किया जा सकता है। सघनता प्रबंधन, कोमॉर्बिडिटीज मैनेजमेंट। सघनता एक ही व्यक्ति में होने वाली 2 या 2 से अधिक बीमारियां हैं। इसमें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, क्रोनिक किडनी और लिवर डिसीज, मोटापा और डिसलिपिडेमिया शामिल है। कैंसर डाइट के अलावा कोमॉर्बिडिटीज के लिए रिस्ट्रिक्शंस को शामिल करने से उपचार के बेहतर परिणाम में मदद मिलेगी और इसमें डाइटिशियंस आपकी सहवर्ती बीमारियों को मैनेज करने के लिए मदद करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वे आपके आहार को पर्सनलाइज करने में आपकी मदद करते हैं, आपकी सहवर्ती बीमारियों को बनाए रखने के लिए अच्छा आहार अभ्यास बनाए रखने में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा अपने डाइटिशियंस को अपनी कोमॉर्बिडिटीज और संबंधी दवाओं के बारे में पहले से बताना महत्वपूर्ण है ताकि वे तदनुसार आपके आहार को पर्सनलाइज कर सके। बाह्य कारक, खाना पकाने के तरीके और खाना पकाने के बर्तन भी इफेक्ट कर सकते हैं। खाना पकाने के बर्तन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग इस बारे में भ्रमित हैं क्योंकि बाजार में बहुत सारे अलग अलग बर्तन उपलब्ध हैं। आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लोहे के बर्तन में खाना पकाने से भोजन में आयरन मिलता है और हीमोग्लोबिन में सुधार करने में मदद मिलती है। मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने से भोजन का पीएच बदल जाता है जो मानव शरीर के लिए काफी उपयुक्त होता है और हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। खाद्य पदार्थों को कांच के बर्तनों या चीनी मिट्टी के बर्तनों में स्टोर करके रखना प्लास्टिक के कंटेनरों को उपयोग करने से कहीं बेहतर है। तलने और ग्रिल करने की तुलना में उबालना और भाप में पकाना खाना पकाने की सही तरीका है। ये सभी चुनौतियां हैं जो माल न्यूट्रिशन का कारण बनती हैं और बाद में उपचार के प्रति सहनशीलता का स्तर को कम हो सकती है। अंतिम भाग पर आगे बढ़ते हुए लास्ट स्लाइड में
मैं आप लोगों को यह निष्कर्ष करना चाहती हूँ कि हर दिन हमें कम से कम 30 मिनट तक फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मीठे पेय पदार्थों से बचना पड़ेगा। कैलोरी सघन भोजन का खाना कम करना है। विभिन्न प्रकार के सब्जियों, फल, साबुत अनाज और बीन जैसे फलियों को अधिक खाना चाहिए। लाल मांस से बेहतर लीन मांस है, जैसे कि चिकन और मछली, और प्रोसेस्ड मीट से बचना चाहिए। नमकीन खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करना है। खाद्य पदार्थ जो नमक से प्रसंस्कृत हुआ है उसको भी कम करना है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे सहवर्ती बीमारियों को मैनेज करना है। खाना पकाने के तरीकों में उबालना, भाप में पकाना और कम तेल का उपयोग करना बेहतर है। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए प्लास्टिक के कंटेनरों को उपयोग ना करना ही बेहतर है। उपचार के बाद कैंसर पेशेंट्स को डायटिशियंस के कैंसर की रोकथाम की सिफारिशों का पालन करना वेरी इंपॉर्टेंट है। कैंसर आहार को समझने के लिए एक विशाल क्षेत्र है और आहार को पर्सनलाइज करना आपके स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से बेहतर बना सकता है। यह तभी संभव है जब आप किसी डायटिशियन से सलाह लें। केवल वही आपकी मदद कर सकते हैं। मुझे आशा है कि मेरी पेशेंट्स और देखभाल करने वालों और जो भी लोग यहाँ मौजूद है उनको कैंसर में आहार की भूमिका में एक स्पष्टता मिली हो। धन्यवाद अदिति जी, ओवर टू यू। धन्यवाद हर्षा इस शानदार प्रेजेंटेशन के लिए। मुझे आशा है कि सभी को डाइट की और डाइट से ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट को मैनेज करने का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा। अब हमें कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं डाइट और ऑन्कोसाइकोलॉजी से जुड़े हुए। मैं अपने स्पीकर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उन सवालों के जवाब दे। सबसे पहले हमें एक प्रश्न प्राप्त हुए हैं, पाम शुगर बेनिफिशियल होता है क्या? इसको कैसे डेली इंक्लूड करें? हर्षा, अगर आप इस केयर गिवर की मदद कर पाए। धन्यवाद अदिति जी ये सवाल पूछने के लिए। हाँ, पाम शुगर स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकती है क्योंकि इसमें ट्रेस अमाउंट ऑफ आयरन, पोटेशियम और जिंक जैसे न्यूट्रिएंट तत्व होते हैं जो इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम होता है, और इसे चाय, कॉफी, दलिया या पारंपरिक मिठाई में रिफाइंड शुगर के प्लेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसे भी हमें लिमिटेड क्वांटिटी में ही उपयोग करना पड़ेगा, खासकर डायबिटीज पेशेंट्स के लिए। हमेशा प्योर और ऑर्गेनिक पाम शुगर चूज करना है। थैंक यू। एक और केयर गिवर से हमें सवाल प्राप्त हुए हैं, मेरी माँ बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलना चाहती हैं, दिन ब दिन जिद्दी होते जा रहे हैं, कैसे इसका सामना करें? जयत्री, अगर आप इन केयर गिवर की मदद कर पाए। थैंक यू अदिति ये सवाल पूछने के लिए। एक चीज हम सबको याद रखना है, क्या कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान कभी कभी बहुत कुछ साइड इफेक्ट्स होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग स्लाइड्स में एक्सप्लेन कर रहे थे, इसके कारण कभी कभी बॉडी इमेजेस में बहुत ज्यादा चेंजेस होता है, कभी कभी थकान भी बहुत ज्यादा होता है। इसके दौरान पेशेंट्स को कभी कभी डिप्रेशन या एंजाइटी हो जाता है। क्या उनको लगने लगता है नहीं, अगर हम बाहर जाएंगे, अगर वहां पे कुछ खराब हो गया मेरे साथ तो मुझे प्रोटेक्ट कौन करेगा, कैसे मैं अपने आप को सेव कर सकती हूँ। इसके दौरान ही कभी कभी हम लोग देखते हैं पेशेंट्स अपने आप को घर के अंदर स्टक करके रखते हैं। इसलिए जो सबसे बेस्ट थेरेपी है जो हम लोग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग पे एक्सप्लेन करते हैं वो है ग्रेजुअल थेरेपी। इसका मतलब है आपको धीरे धीरे मम्मी के साथ उनको बाहर लेके जाने के लिए कोशिश करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज अभी आपको डॉक्टर के पास जाना है, देन श्योरली एक दिन में आप उनको फोर्स नहीं करोगे कि नहीं चलो हम आधे घंटे ट्रैवल करके डॉक्टर के पास जाते हैं। रेदर देन दैट आप उनको 2 मिनट थोड़ा सा हाथ पकड़ के घर के बाहर लेके जाइए। उसके बाद फिर से नेक्स्ट डे आप थोड़ा सा उनको 10 मिनट चल के कहीं और पे लेके जाइए। इससे अगर धीरे धीरे अगर हम लोग जो टाइम एंड जो डिस्टेंस है अगर हम बढ़ाते हैं, हो सकता है आपकी मम्मी के मन के जो डर है, नहीं अगर हम बाहर जाएंगे तो मेरे साथ क्या होगा, ये जो डर है चला जाता है। सर आप कोशिश कर सकते हो, अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हो तो आप बाद में भी हम लोगों को सवाल पूछ सकते हो यहाँ पे। थैंक यू सो मच जयत्री। एक और सवाल प्राप्त हुए हैं हमें डाइट से जुड़े हुए, क्या विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसे स्तन, प्रोस्टेट और कोलोरेक्टल के लिए आहार की कोई विशिष्ट सिफारिश है? द आंसर इज यस। विभिन्न कैंसर के लिए अलग अलग डाइट सजेशंस होती हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर रिच डाइट बेनिफिट होता है, और प्रोस्टेट कैंसर में लाइकोपिन और विटामिन सी रिच फूड आइटम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और कोलोरेक्टल कैंसर में फाइबर रिच और कम फैट वाला डाइट हेल्प कर सकती है। डाइट हमेशा पेशेंट के प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस और उनके ट्रीटमेंट के अनुसार डिफरेंट होती है, हमें उसको माइंड में रखना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू हर्षा। अब हमें एक पेशेंट से सवाल प्राप्त हुए हैं, मुझे हमेशा डर रहता है
कि कैंसर दोबारा लौट आएगा, इस डर का सामना कैसे करें? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और मुझे लगता है आप में से जितने सारे पेशेंट्स आज यहाँ पे मौजूद हो, सब में से कभी ना कभी समय ये जो डर है, ये जो थॉट है, वो कभी कभी आता है। इसके लिए जो सबसे बेस्ट कुछ टेक्निक्स के जिसके बारे में अभी हम लोग बातें करेंगे, जो पहला टेक्निक है वो है आपको बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा फ्यूचर में क्या होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर एंटिसिपेशन। फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में आज अगर हम सच्ची में ज्यादा सोचेंगे तो मेरा जो आज का दिन है उसमें भी जो मेरा एंजाइटी और जो तनाव का मात्रा है वो बहुत बढ़ जाता है। इसके लिए आज का दिन जो मैं शायद अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से बिता सकती थी, वो भी शायद अच्छे से हम नहीं बिता पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको दिमाग में रखने के लिए कौन कौन से इमोशंस हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और कौन कौन से इमोशंस बिल्कुल भी हमारे हाथ से बाहर है, जिसको हम लोग बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आप टेक्निक एक इस्तेमाल करो जिसको बोलते हैं हियर एंड नाउ। मतलब अभी हम जहाँ पे हैं, जिसके साथ बात कर रहे हैं, जैसे रह रहे हैं, जैसे हम डॉक्टर की दवाई ले रहे हैं, वहां पे हम अपना 100% अटेंशन देंगे। बाकी किसी भी चीज के बारे में हम कभी भी इतना ज्यादा नहीं सोचेंगे। नंबर 2, हमेशा आपको कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक जो आपके अंदर एक एंजाइटी पैदा करता है, उसको आपको कम करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, आप सिंपली माइंडफुलनेस ब्रीदिंग जो हम लोगों को सिखाते हैं, अपने आप का इमोशंस को बहुत ग्राउंडेड एंड होल्ड करने के लिए आप कर सकते हो। ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं सर, आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको बाद में भी चाहिए, आप हमारे साथ एक इन डिटेल काउंसलिंग सेशन का भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं आपके लिए, जहाँ पे डिटेल में इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं एग्जैक्टली कौन कौन से एस्पेक्ट में आपको सबसे ज्यादा डर आ रहा है कैंसर वापस आने के लिए। थैंक यू जयत्री। आइए अब आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे नए डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म ऑन्कोबडी से। ऑन्कोबडी 4बेस केयर द्वारा बनाया गया ऐप है जो कि 360 डिग्री डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है। ये एक सार्वजनिक और पेशेंट सेंट्रिक समृद्धि प्रदान करने का लक्ष्य रखते हुए कैंसर के रोगियों और उनके परिवार वालों को कैंसर के खिलाफ लड़ाई में पूर्ण समर्थन प्रदान करने में सक्षम है। ऑन्कोबडी से रोगी अपने ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ सलाह ले सकते हैं, मानसिक रोग विशेषज्ञ, डाइटेशियन, दर्द और पैलिएटिव केयर विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। वे अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के रिपोर्ट को अपलोड और मैनेज कर सकते हैं। वे कम्युनिटी सेक्शन में कोई भी प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स और बाकी सिमिलर तरह के कैंसर पेशेंट उस पे अपने जवाब और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अब हम आज के इस इवेंट के समाप्ति के निकट पहुंच चुके हैं। हमें पता है कि बहुत सारे सवाल पूछना रह गए, लेकिन समय के रिस्ट्रिक्शंस के कारण हम सभी सवालों के जवाब नहीं दे सके। जयत्री और हर्षा हर समय ऑन्कोबडी में उपस्थित है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। अब कृपया करके चैट बॉक्स में दिए गए ऑन्कोबडी एप्लीकेशन लिंक को देखें। आप इसे अपने फोन पर गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि समय समय पर इसे अपडेट करते रहें। अभी चैट बॉक्स में दिए गए ऑन्कोबडी योर कंपेनियन इन कैंसर केयर यूट्यूब पेज लिंक को देखें। चैट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपने स्क्रीन के दाईं ओर प्रदर्शित QR कोड को मोबाइल फोन स्कैनर से स्कैन करें और ऑन्कोबडी योर कंपेनियन इन कैंसर केयर यूट्यूब पेज पर हमारे साथ जुड़े। और कृपया करके आप इस वेबिनार पर अपने सुझाव हमें दें ताकि हम इसमें और सुधार ला सके। आप सभी के साथ इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। आज इस वेबिनार ने कैंसर रोगियों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए अच्छे मानसिक स्वास्थ्य और आहार अभ्यास के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की है। किसी भी प्रकार प्रश्न के लिए या अपनी काउंसलिंग सेशंस की बुकिंग के लिए कृपया कॉल करें हमारे सेंट्रल नंबर +91 6366843415 या हमें मेल करें info@4basecare.com। इतने अच्छे वेबिनार का आयोजन करने के लिए मैं 4बेस केयर को धन्यवाद देना चाहूंगी। इस वेबिनार ने कैंसर के दौरान जीवन के बारे में इम्पोर्टेंट इंसाइट्स प्रदान की है। मैं आज के इस वेबिनार में उपस्थित होने के लिए सभी अटेंडेंट्स के प्रति तहे दिल से अपनी धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज इस वेबिनार ने
कैंसर रोगियों के लिए अच्छे मेंटल हेल्थ और हेल्दी फूड के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की है। एक बार फिर इस वेबिनार को संभव बनाने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।